नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने विद्यागुरु यूट्यूब परिवार में। मेरे प्यारे दोस्तों, आप देख रहे होंगे कि पिछले कुछ दिनों से भारत में एक बहस शुरू हो गई है कि सरकार कांग्रेस की बनेगी या बीजेपी की। सरकार किस राज्य में किसको कितनी सीटों का नुकसान हो रहा है और एग्जिट पोल, मीडिया सब बिजी हो गए हैं। जी हाँ, चुनाव भारत में आ चुका है। तो चुनाव इस देश की एक ऐसी सुंदरता है जो इस देश में लोकतंत्र को जिंदा रखे हुए है और चुनाव से हमारे एग्जाम में बहुत सारे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। तो आज मैं आपको इलेक्शन कमीशन के बारे में पढ़ाने जा रहा हूँ। क्या है इलेक्शन कमीशन, कैसे काम करती है, किस तरह से भारत की लोकतंत्र व्यवस्था को मजबूती प्रदान करती है और कैसे भारत की सत्ता और विपक्ष के बीच में सामंजस्य बिठालकर लोगों को चुनाव संबंधी विश्वास को बनाए रखने का प्रयास करती है तथा भारत की जनता के प्रति कैसे जवाबदेही बनती है। और हमारे संविधान में इसका जो वर्क था, जो काम था, जो सारी चीज़ों का जिम्मेदारी सौंपी गई थी, वो कैसे आज 70 सालों के दशक बीतने के बाद भी चुनाव में काम किया जा रहा है और चुनाव साल दर साल इस चुनाव पर लोगों का विश्वास मजबूत के साथ साथ एक पारदर्शिता भी देखने को मिल रही है। तो मेरे प्यारे दोस्तों, आज हम बात करेंगे इलेक्शन कमीशन की। तो क्या है हमारा इलेक्शन कमीशन? बेसिक तौर पर इलेक्शन कमीशन यानी चुनाव आयोग भारत की वो व्यवस्था मानी जाती है जिसमें भारत की डेमोक्रेसी को मजबूती प्रदान की जाती है। चुनाव हमारे यहाँ विधानसभा के हों या संसद के हों या जिला स्तर के चुनाव हों या हम ये कह सकते हैं कि पंचायत स्तर के चुनाव हों, वो व्यवहारिक रूप से 5 वर्ष में होते हैं। उस क्षेत्र में, उस राज्य में जहाँ पर 5 वर्ष पूरे हो चुके हैं, वहाँ पर चुनाव आयोग एक्टिव हो जाता है और चुनाव कराने का काम करता है। तो व्यवहारिक रूप से 5 वर्ष में चुनाव किए जाते हैं। वर्तमान परिदृश्य में अगर हम बात करें तो हिमाचल प्रदेश और गुजरात जैसे राज्यों में चुनाव की डेटें भी आ चुकी हैं। हिमाचल प्रदेश और गुजरात में चुनाव भारत की राजनीति के एक मुख्य धारा का चुनाव माना जाता है। वैसे तो अगर हम देखें तो हर राज्य का चुनाव, विधानसभा का चुनाव भारत की राजनीति और भारत की लोकतंत्र व्यवस्था की मजबूती की ओर ले जाता है, लेकिन भारत में गुजरात का चुनाव एक ऐसा चुनाव पिछले सालों से बन गया है जो बड़े बड़े नेताओं की साख बन गया है। तो इस समय हिमाचल प्रदेश और गुजरात के चुनाव की डेट आ चुकी हैं। तो ये डेट आने के साथ ही भारत में चुनाव में आदर्श संहिता यानी जिन राज्यों में चुनाव है उन राज्यों में आदर्श संहिता लग जाएगी। तो मेरे प्यारे दोस्तों, 5 साल में बेसिक तौर पर चुनाव होते हैं। तो चुनाव है क्या? चुनाव की बात करें तो चुनाव आयोग की बात करें तो इसकी शुरुआत सबसे पहले भारत शासन अधिनियम से भारत देश में आई थी। अगर हम और पीछे जाके देखें तो भारत का चुनाव आयोग वो दिखाई नहीं पड़ता, लेकिन चुनाव की शुरुआत भारत में 1894 में सबसे पहले मानी जाती है। लेकिन भारत में चुनाव आयोग की शुरुआत 1935 में मानी जाती है। 1935 में हमारे देश में भारत शासन अधिनियम में स्वतंत्र भारत का इलेक्शन कमीशन बनाने की बात कही थी। और अब ये जो चुनाव आयोग हमारा बन गया, इस इलेक्शन कमीशन में जो पहले अध्यक्ष थे सुकुमार सेन चुनाव आयोग के पहले अध्यक्ष माने जाते हैं। यानी हमारे भारत में जो सुकुमार सेन है वो चुनाव यानी पहले इलेक्शन कमीशन माने जाते थे। इलेक्शन कमीशन की अगर हम बात करें तो इसका काम क्या क्या होता है, तो देखिए, इलेक्शन कमीशन, पहले इलेक्शन कमीशन हमारे सुकुमार सेन थे। लेकिन अगर हम वर्तमान परिदृश्य की बात कर लें तो वर्तमान में हमारा जो इलेक्शन कमीशन है ये 3 सदस्यीय कर दिया गया। 3 सदस्यीय कर दिया गया, जिसमें एक मुख्य चुनाव आयुक्त होता है,
और 2 इसके सदस्य होते हैं। एक इसमें मुख्य चुनाव आयुक्त होता है और 2 इसके सदस्य होते हैं। बेसिक तौर पर अगर हम बात करें तो हमारा जो इलेक्शन कमीशन है, ये जो 3 सदस्यीय था, ये अक्टूबर 1993 में किया गया था। अक्टूबर 1993 में हमारा मुख्य चुनाव आयुक्त 3 सदस्यीय कर दिया था। तब से लेके आज तक हमारा 3 सदस्यीय चुनाव आयोग चलता है। चुनाव आयोग जो होता है, इसके क्या क्या काम हैं और कितने आर्टिकल में आता है, तो इलेक्शन कमीशन की बात करें तो आर्टिकल नंबर 324 में हमारा इलेक्शन कमीशन आता है। 324 के बाद इलेक्शन कमीशन विधानसभा के, विधान परिषद के, जिला स्तर के, संसद के, देश के राष्ट्रपति का, इन सब का हमारा इलेक्शन कमीशन चुनाव कराता है। इसके अलावा जिन राज्यों में चुनाव हो रहे हैं, तो वो जिला स्तर के या ग्राम स्तर के जो चुनाव होते हैं वो राज्य चुनाव आयोग कराता है। राज्य चुनाव आयोग कराता है। ये वो स्ट्रक्चर है जो हम आपको बेसिक तौर पर बताते हैं। अभी मैं आपको बिना आर्टिकल के पढ़ा रहा हूँ, फिर मैं आपको आर्टिकल से बताऊंगा कि ये सारे किस किस आर्टिकल में आते हैं। अभी आप चुनाव का केवल एक स्ट्रक्चर को समझने की कोशिश करिए, इसके बाद फिर मैं आपको सारी चीज़ें बताने का प्रयास करूँगा। तो राज्य चुनाव आयोग हमारा जो होता है वो जिला स्तर और ग्राम स्तर के चुनाव कराता है, जबकि विधानसभा, विधान परिषद, राष्ट्रपति जो होता है ये भारत स्तर, यानी हमारा जो भारत निर्वाचन आयोग होता है वो ये चुनाव कराता है। तो इस तरह से हमारे क्या चलते हैं, चुनाव चलते हैं। हर 5 वर्ष में ये चुनाव कराए जाते हैं। चुनाव कराने में चुनाव आयोग सबसे पहला काम क्या करता है कि चुनाव के जो काम हैं वो क्या क्या हो जाते हैं। तो चुनाव आयोग के पहला काम है वोटर कार्ड को बनाना, दूसरा काम है नामावली तैयार करना, तीसरा काम है आदर्श संहिता लागू करना, चौथा काम है चुनाव को पारदर्शी कराना, अगला काम है चुनाव चिन्ह को बांटना, अगला काम है चुनाव चिन्ह क्षेत्रीय और राष्ट्रीय पार्टी को देना, क्षेत्रीय और राष्ट्रीय पार्टी को देना। तो भारत में जो राष्ट्रीय पार्टियां हैं उनकी संख्या कितनी है, तो उनकी संख्या है 8। पहला हुआ कांग्रेस, दूसरी है बीजेपी, तीसरी है हमारी बीएसपी, चौथी है हमारी एनसीपी, पांचवी हमारी टीएमसी, छठवीं है भाकपा, सातवीं है माकपा, आठवीं है एनसीपी। तो हमारी जो कांग्रेस है, बीजेपी है, बीएसपी है, एनसीपी है, टीएमसी है, भाकपा है, माकपा है, एनसीपी है। नेशनल कांग्रेस पार्टी एनसीपी कहलाती है, मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पार्टी माकपा कहलाती है, भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी भाकपा कहलाती है, तृणमूल कांग्रेस पार्टी टीएमसी कहलाती है, नेशनल कांग्रेस पार्टी एनसीपी कहलाती है, बहुजन समाज पार्टी बीएसपी कहलाती है, भारतीय जनता पार्टी बीजेपी कहलाती है, और कांग्रेस के बारे में आपको सबको पता हुआ है एआईसी, ऑल इंडिया कांग्रेस, इंडियन कांग्रेस। तो मेरे प्यारे दोस्तों, ये पार्टियां कौन सी, हमारी राष्ट्रीय पार्टियां। तो राष्ट्रीय पार्टी का जो तमगा देती है वो चुनाव आयोग देती है, यानी हमारी जो क्षेत्रीय पार्टियां होती हैं वो राष्ट्रीय पार्टी को क्या देती हैं, तमगा देती हैं। अगर आपको ये दिख नहीं रहा है
तो मैं आपको फिर से एक बार मुंह से बोल देता हूं कि ये हमारी राष्ट्रीय पार्टियां, इनकी संख्या 8 है। कांग्रेस, बीजेपी, बीएसपी, एनसीपी, टीएमसी, भाकपा, माकपा और एनसीपी हमारा कहलाता है। अब यहां पर क्या होता है, चुनाव के और क्या काम होते हैं? तो चुनाव के काम होते हैं चुनाव की डेट देना, चुनाव की तारीख का निर्धारण करना, ईवीएम या बैलेट पेपर को कलेक्ट करना, इसके अलावा परिसीमन का निर्धारण करना। तो क्या होता है परिसीमन? परिसीमन बेसिक तौर पर 1971 में बैठा था। 1971 में हमारे देश में एक परिसीमन बैठा था जो 1972 में लागू हुआ, और इसको लागू करने के बाद भारत के अंदर सांसदों का निर्धारण हो गया। विधायकों का निर्धारण हो गया। तो इस तरह से हमारा परिसीमन आयोग बैठा था। सांसदों का निर्धारण हो गया, विधायकों का निर्धारण हो गया, और हमारे यहाँ जैसे आपने देखा होगा कि कई ऐसी सीटें हैं जहाँ पर 2 जिलों के एक सांसद होते हैं। 2 जिलों के एक सांसद होते हैं। तो वो 2 जिलों के एक सांसद इसलिए होते हैं क्योंकि 5 लाख की जनसंख्या पर एक सांसद होना जरूरी है। तो 1971 में जब परिसीमन आयोग बैठा था तो उस आयोग में क्या देखने को मिला था कि भाई उस समय 5 लाख की जनसंख्या इन राज्यों या इन जिलों की नहीं हुई होगी, तो इसलिए 2 जिलों का एक सांसद बना दिया गया था। परंतु आपने देखा होगा कि हमारे देश के प्रधानमंत्री एक प्रोजेक्ट तैयार कर रहे हैं जिस प्रोजेक्ट का नाम है सेंट्रल विस्टा प्रोजेक्ट। सेंट्रल विस्टा प्रोजेक्ट। अब इस प्रोजेक्ट में क्या होगा कि जो हमारा सेंट्रल विस्टा प्रोजेक्ट है, इस प्रोजेक्ट में हमारे देश के प्रधानमंत्री एक संसद भवन का निर्माण कर रहे हैं। संसद भवन। तो ये संसद भवन इसलिए बनाया जा रहा है क्योंकि हमारा जो अब अगला परिसीमन होगा वो 2026 में बैठेगा। अब 2026 में जो हमारा परिसीमन बैठेगा, इस 2026 के परिसीमन में हमें क्या देखने को मिलेगा कि हमारे सांसदों की जो वोट वैल्यू है वो बढ़ जाएगी। यानी हमारे सांसद जो हैं अभी वर्तमान में हमारे पास, जैसे अगर हम बात करें तो लोकसभा में 543 सदस्य हैं जिनका चुनाव होता है, और राज्यसभा में 233 सदस्य हैं जिनका सीधे जनता के द्वारा चुनाव होता है। तो अगर हम बात कर लें तो 776 सांसद ऐसे हैं जिनका जनता के द्वारा चुनाव होता है। यानी हम ये कह सकते हैं कि वो क्या हैं? निर्वाचित हैं। वो क्या है? निर्वाचित है। तो अब हमारे 776 सांसद ऐसे हैं जो निर्वाचित हो रहे हैं। तो इस निर्वाचन का प्रक्रिया में अब हमारे सांसदों की वैल्यू बढ़ जाएगी, क्योंकि जैसे जैसे वक्त गुजरता गया जनसंख्या बढ़ती गई तो सांसदों की वोट वैल्यू बढ़ जाएगी। यानी 2026 में जब हमारा परिसीमन बैठेगा तो हमारे जो सांसद की जो बढ़ने की संख्या है लगभग 1200 के लगभग हो जाएगी। अब हमारी जो पुरानी संसद है उसमें 1200 व्यक्ति बैठने की कोई भी तरीका या नहीं है, और उसी बीच अगर संयुक्त अधिवेशन हो गया तो लोकसभा और राज्यसभा के दोनों सदस्य मिलकर तो बैठ नहीं सकते। इसी वजह से ऐसा किया गया कि हम लोग एक नया संसद भवन का निर्माण करेंगे, और इस संसद भवन के निर्माण के बाद एक नई संसद भवन जब निर्माण होगा तो वहाँ पर हम अपने नए सांसदों को बिठा लेंगे। इसलिए सेंट्रल विस्टा प्रोजेक्ट हमारे देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के द्वारा लाया गया। तो ये इसलिए बैठा क्योंकि हमारा जो चुनाव आयोग है वो परिसीमन आयोग को बिठा लेगा, और सांसद और विधायकों की जो क्षेत्र है या तो वो उनका विस्तार करेगा या फिर बड़े क्षेत्र में सांसद विधायकों का विस्तार करेगा। तो इतने सारे काम जो लीड रोल हैं जहाँ से क्वेश्चन आपसे पूछा जाता है, ये सारे के सारे काम चुनाव आयोग की रिस्पॉन्सिबिलिटी में या चुनाव आयोग की देखरेख में किए जाते हैं। इसके अलावा और भी अगर हम बात करें अगर हम बात करें तो चुनाव आयोग और क्या काम करता है, तो चुनाव आयोग का एक काम और भी होता है। वो क्या होता है कि अगर विवाद की स्थिति है, विवाद की स्थिति में
विवाद की स्थिति में अपने निर्णय को देना, विवाद की स्थिति में अपने निर्णय को देना। इसका एग्जाम्पल आपको यहाँ से देखने को मिलता है कि आजम खां जो थे, अभी हाल में ही उनकी क्या कर दी गई, आजम खां की अभी हाल में ही अब वो चुनाव नहीं लड़ सकते। क्यों नहीं लड़ सकते? क्योंकि आजम खां को अभी हाल में ही 3 साल की सज़ा मिली हुई है। अब आजम खां को 3 साल की सज़ा मिली है तो जनप्रतिनिधि अधिनियम एक कानून है जिसमें ये कहा गया कि अगर किसी जनप्रतिनिधि को 2 साल से ज़्यादा सज़ा मिलती है तो वो 6 साल चुनाव नहीं लड़ सकता। फिर से समझ लीजिए, अगर किसी जनप्रतिनिधि को 2 साल से ज़्यादा चुनाव सज़ा मिलती है तो वो 6 साल तक चुनाव लड़ नहीं सकता। तो अब इससे क्या होगा? इससे ये होगा कि हमारे देश में जो वो विधायक जी थे आजम खां जी, तो आजम खां को 3 साल की सज़ा मिली है, तो 2 साल से तो ज़्यादा हो गई। अब जब उन्हें 3 साल की सज़ा मिली है तो 6 साल तो वो चुनाव लड़ ही नहीं पाएंगे और 3 साल अलग नहीं लड़ पाएंगे। तो कितने साल चुनाव नहीं लड़ पाएंगे? 9 साल वो चुनाव नहीं लड़ पाएंगे। ऐसे ही इनके बेटे के साथ भी हुआ था। इनके जो बेटे थे, इन्होंने क्या किया कि चुनाव के समय पर अपना गलत हलफनामा दे दिया। तो इसलिए चुनाव आयोग ने जब विवाद हुआ तो विवाद की स्थिति में अपना निर्णय दिया कि इनकी जो सदस्यता है वो रद्द कर दी जाए। इसके साथ ही चुनाव आयोग की सदस्यता को रद्द कर दिया था। तो हम ये कह सकते हैं कि जो विवाद की स्थिति है उससे चुनाव आयोग क्या करता है, अपने निर्णय को देता है और उसके निर्णय सर्वमान्य होते हैं। क्योंकि जो हमारा चुनाव आयोग होता है बेटा, ये स्वायत्त निकाय है। स्वायत्त निकाय का मतलब होता है इसका सरकार के अंडर में काम नहीं करता। अब जब ये सरकार के अंडर में काम नहीं करता तो इसके जो वेतन और भत्ते हैं वो भारत की संचित निधि से आएंगे, संचित निधि से आएंगे। और दूसरी बात, ये एक संवैधानिक निकाय भी है। अब इसको संवैधानिक निकाय बेटा हम इसलिए भी बोलते हैं क्योंकि इसको संविधान के द्वारा उसी समय बनाया गया था जब हमारे देश में संविधान लागू हुआ था। अब जब उस समय इसको बनाया गया था तो ये कहलाएगा संवैधानिक निकाय कहलाएगा। तो इस तरह से हमारा चुनाव आयोग हमारे लिए इम्पोर्टेंट है। एक बात याद रखना कि हमारा जो चुनाव आयोग है वो लिंग, जाति, धर्म, मूल स्थान के आधार पर कभी विभेद नहीं करता। ठीक है, आर्टिकल 325 कहता है। आर्टिकल में ऐसे ही चुनाव आयोग क्या करेगा कि हर वयस्क को मताधिकार का अधिकार है। तो आई चुनाव आयोग 18 वर्ष की उम्र को चुनाव देने की उम्र बना रखी है। यानी चुनाव जो 18 वर्ष है, या हम ऐसे कह सकते हैं कि आयु का निर्धारण करना, आयु का निर्धारण करना। बेसिक तौर पर अगर हम देखें तो आयु का निर्धारण जो है वो भारत सरकार करती है। क्योंकि राजीव गांधी की सरकार जब आई थी तो राजीव गांधी सरकार के पहले हमारे जो वोट देने की उम्र थी वो 21 वर्ष थी, लेकिन राजीव गांधी आए और उन्होंने इसको घटा के 18 वर्ष करवा दिया। अब बात आती है कि उन्होंने इसको घटा के 18 वर्ष करवाया, लेकिन क्या ये राजीव गांधी के रिकमेंड पर हुआ है? नहीं, ये चुनाव आयोग की रिकमेंडेशन पर हुआ है कि चुनाव आयोग ने पहले ही बोला था इस बात को कि भाई 18 वर्ष कर दी जाए, लेकिन हमारी सत्ता जो है वो इस बात को उस समय नहीं समझ रही थी कि हमें लागू करना है या नहीं करना है। लेकिन जब बाद की बात आई तो उसने लागू इसको करके दिखाया। जैसे इसने इसको लागू करके दिखाया तो हमें क्या देखने को मिला कि आयु का निर्धारण करने का काम भी चुनाव आयोग की जिम्मेदारी पर हो जाता है। तो आप मेरे प्यारे दोस्तों, आपने इलेक्शन कमीशन का एक बेसिक स्ट्रक्चर आपने पढ़ लिया है। इलेक्शन कमीशन कैसा है, क्या नहीं है, ये बेसिक स्ट्रक्चर है इलेक्शन कमीशन। तो मेरे प्यारे दोस्तों, ये चुनाव आयोग के बारे में मैंने आपको पूरा लगभग बता दिया है। कल मैं आपको इसको आर्टिकल के बेस पर समझाऊंगा। ये चुनाव आयोग का एक छोटा सा स्ट्रक्चर था जो आपके सामने मैंने बनाया है कि चुनाव आयोग कैसे काम करता है, चुनाव आयोग का क्या वर्क है, चुनाव आयोग बेसिक तौर पर भारत में किस तरीके से डेमोक्रेसी को मजबूती प्रदान करता है। कल मैं आपको चुनाव आयोग के एक एक आर्टिकल 324, 325, 326, 327, 328 जहां तक चुनाव आयोग हमारी पकड़ रखता है हम वहां तक आपको कल ले चलते हैं। सारे आर्टिकलों से चुनाव आयोग के बारे में हम आपको बताते हैं। तो दोस्तों, कैसा लगा आपको हमारा ये वीडियो? कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं और आप अपने वैल्यूएबल कमेंट करके हमें ये बताएं कि हम लोग किस टॉपिक पर आपको हमारी वीडियो चाहिए जिस पर हम लोग काम कर सकें। लाइक करें, सब्सक्राइब करें और हमारे टेलीग्राम चैनल से जुड़ना ना भूलें, विद्या गुरु क्लासेस। और आप हमारे प्ले स्टोर पर जाकर ऐप डाउनलोड कर सकते हैं जिसमें फ्री क्लास, फ्री नोट्स सब कुछ आपको अवेलेबल मिलेगा। और आप हमारे से कभी भी किसी भी वक्त कांटेक्ट कर सकते हैं। हमारा नंबर नीचे दी हुई डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगा। जो हमारी ऑफलाइन क्लासेस हैं वो भी हमारी चलती हैं, तो आप हमसे सीधे आके जुड़े। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत, जय संविधान।